राम राम। कैसे हैं आप लोग? एनडीआरएफ के जवान किस तरीके से मुस्तैद है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ड्रिलिंग मशीन का अब दोबारा से काम शुरू कर दिया है। ऑगर मशीन दोबारा से लगा दी गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए देखिए जमीन जो है वो पूरी तरह से, सड़क जो है उसे पूरी तरह तैयार कर दिया गया है। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम और उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक और बड़ी खबर आ रही है। सुरंग के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन के दौरान जो ऑब्स्टिकल सामने आया था, जो आपको हमने बताया कि एक आयरन स्ट्रक्चर था जिसको काट कर राह बनाई गई है, वो तस्वीरें सामने आ गई हैं और वो तस्वीरें हम आपके सामने रखने वाले हैं। वो तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए, यहां पर इस तरीके से ये हर्डल सामने आया था और ये वो रॉड्स हैं, ये वो आयरन ऑब्स्टिकल्स हैं जो बीच में आए थे। ये लोहे की बने हुए, ये फ्रेमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो टनल में, ये लोहा बीच में आ गया था और इस वजह से वो मशीन आगे बढ़ नहीं रही थी। अब इस लोहे को क्योंकि हटा दिया गया है काटकर, इसलिए ये मशीन आगे बढ़ रही है। ये तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरें आपको ये बहुत स्पष्ट बता देंगी। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर में, यहाँ इस जगह पर देखिए, ये कट किया गया है इस तरीके से आयरन को और ऐसे आगे ऑब्स्टिकल से रास्ता बनाया गया है। 50 मीटर के आसपास खुदाई करते हुए, मलबे के भीतर से राह बनाते हुए जब मशीन पहुंची तो 50वें मीटर में ये यहां पर लोहे के स्ट्रक्चर से सामना हुआ और इसको फिर काट कर आगे अब मशीन ड्रिल करने में लगी हुई है। उत्तराखंड के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये बताया कि ये एक बड़ा ऑपरेशन है और ये टाइम टेकिंग है, इसमें वक्त लगने वाला है और हम इसके लिए तैयार हैं। राकेश हमारे संवाददाता और अभिषेक दोनों ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका रुख हम कर सकते हैं। राकेश, पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, ये रॉड्स दिखाई दे रही हैं, आयरन रॉड्स हैं जिनको कट करके फिर शायद ये मशीन आगे बढ़ी है। और अगर अब से काफी देर पहले ये रॉड्स काट कर हटा दी गई हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या अब क्योंकि अब 12 ही मीटर बचे थे और अब इसमें काफी वक्त हो चुका है, तो अब क्या बहुत करीब पहुंच चुके होंगे? बिल्कुल, देखिए दिनेश जी, संभावना तो यही है कि बहुत करीब पहुंच चुके होंगे और संभावना तो बल्कि कल भी थी कि हम बहुत करीब पहुंच चुके थे। लेकिन जो लगातार अभी भास्कर खुलबे जी बाहर आए हुए थे, बातचीत उनसे हो रही थी, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं चूंकि कई पैरामीटर्स को साथ में रखकर काम हो रहा है। आप आगे बढ़ते हैं, मलबे में आगे क्या आएगा नहीं आएगा यह आपको बिल्कुल पता नहीं होता है। और कल से लगातार ये चर्चा हो रही थी कि गार्डर्स आएंगे, गार्डर्स आए, लोहे के सरिये आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो टनल की फ्रेमिंग थी वो फ्रेमिंग जहां पर कोलैप्स की थी, जिसके जरिए टनल का काम आगे बढ़ता है, जहां पर कोलैप्स करती है वहीं पर पूरा मलबा गिरता है और मलबा गिरने के बाद जो श्रमिक भाई हैं वो उस साइड फंस जाते हैं और मलबा इधर और फिर इस साइड सिरकारा टनल का ये जो प्रवेश द्वार आपको दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि इन सरियों को काट कर हटा दिया गया है, जो ऑब्स्टिकल्स थे उसे काट कर हटा दिया गया है। ऑगर मशीन का काम करना एक शुभ संकेत है और यही वजह है कि जब दोपहर में जब यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, जब यहां पर जनरल वीके सिंह थे, उनके साथ एनडीआरएफ के डीजी थे, एनडीआरएफ के डीजी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा कि बहुत मुमकिन है और जिस तरीके से काम आगे चल रहा है, आगे कोई और रुकावट नहीं आती है तो शाम होते होते, देर शाम होते होते हम सबको इवैक्यूएट करने की कंडीशन में होंगे। और यही वजह है दिनेश जी, देखिए बार बार मेरी नजर अगर कहीं इस पूरे परिसर में कहीं जाकर टिकती है, चूंकि देखिए हम पहाड़ियों के ठीक बीचों बीच हैं और पूरे परिसर में कहीं मेरी नजर अगर जाकर टिकती है तो मैं एक बार जरूर वहां पर देखता हूं कि जो एनडीआरएफ का बेस कैंप है वहां पर क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए पहला जो ग्रीन सिग्नल, जो हरकत बहुत ज्यादा दिखाई देगी वो हमें वहीं से दिखाई देगी। जैसे रूट क्लियर होगा तुरंत एनडीआरएफ के जवान वहां से जाएंगे। कुछ एनडीआरएफ के जवान अंदर भी मौजूद हैं। बार बार देखिए इसी तरीके से उन्हें खड़ा करके बार बार, कम से कम मुझे लगता है कि ये 10 से 12 बार उन्हें सुबह से अभी तक ब्रीफ किया जा चुका है। इस तरीके से लाइन अप करके कम से कम 4 से 5 बार बड़े अधिकारी मिलकर जा चुके हैं। आप सोचिए, खुद एनडीआरएफ के डीजी यहां पर थे, अंदर भी एक प्रेजेंटेशन दिया गया था कि किस तरीके से एनडीआरएफ के जवान उन्हें रेस्क्यू करेंगे। तो एक बार अगर रूट क्लियर होता है तो सबसे ज्यादा हरकत उसी कॉर्नर पर आपको दिखाई देगी और इसीलिए बार बार हर संभावित अगले 1-2 घंटे के लिए उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है कि अब इस स्थिति में अब आगे आपको ऐसे करना है। वापस लौटता हूं, ये महत्वपूर्ण, आप ये दोनों ही जगह की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, वो सुरंग का मुहाना और साथ में एनडीआरएफ के लोगों को जहां पे लाइन अप करके उनको ब्रीफिंग दी जा रही है या उनसे ब्रीफिंग ली जा रही है। जरा मैं यहां पर अभिषेक के पास भी जाना चाह रहा हूं। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट है? हाँ जी,
दिनेश जी देखिए, काम शुरू हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। 12:30 बजे के आसपास डीजी जो एनडीआरएफ थे उन्होंने आके सूचना दी थी कि अंदर काम शुरू हो गया है। ऑगर मशीन लगातार पाइप इंसर्ट करने में जुट गई है और मैं देखिए तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है और तकरीबन अगर हम 10 मीटर या 12 मीटर की बात करें तो अगले 3 से 4 घंटे, यानी 3 से 4 घंटे की अगर हम अनुपात लगाएं तो 5 या 6 बजे के आसपास ये काम पूरा कर लिया जाएगा। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जहाँ एनडीआरएफ अपने बेस कैंप में नज़र आ रही है वहीं एसडीआरएफ के भी जवान देखिए इकट्ठा होने शुरू हो गए। तो ये बहुत हद तक ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में एक राहत देने वाली जरूर दिखाई पड़ रही हैं कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हलचल नज़दीक है और अंतिम चरण की जो अगर अधिकांश जो भाग निकाला जा चुका है मलबे का, वो उसमें राहत देने वाली तस्वीरें देखिए। लगातार देखिए एसडीआरएफ के जवान वहाँ खड़े हैं और उस तरफ अगर हम देखें तो एनडीआरएफ के जवान खड़े हैं। लगातार यहाँ से अंदर से मशीनें अंदर बाहर हो रही हैं और लगातार यहाँ गहमा गहमी का माहौल है और लगातार आप देख सकते हैं चारों ओर। मैं कहूँगा कैमरामैन अपने कमलकांत जी से, कमलकांत जी इधर भी दिखाइए कि किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग इधर खड़े हैं और कुछ इधर उनके सहयोगी अंदर फंसे हुए हैं, उनका इंतजार करने में जुटे हुए। देखिए पूरा हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं, चारों तरफ के वो विजुअल दिखा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि माहौल किस तरह का बना हुआ है। देखिए कल की अगर हम बात करें और आज की बात करें तो माहौल पूरा इस तरह का बना हुआ है कि कभी भी वो खबर आ सकती है जिसका देश को इंतजार है पिछले 12 दिन से। देखिए इस बात को आप देख सकते हैं। देखिए हम इस समय सुरंग के बिल्कुल टनल के सामने हैं, टनल के हम इस समय सामने खड़े हैं और टनल को दिखाई और इस समय जो और वहां अंदर हम देख पा रहे हैं आपका बल्कि व्यू थोड़ा सा डायगनली आ रहा है, इसलिए हमको वो लाइटें भी दिखाई दे रही। यहाँ पर ये लाइटें भी दिखाई दे रही हैं और आपने 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें यहाँ से दिखाई हैं कि ये टनल के भीतर की वो जो लाइट्स जल रही हैं हमको वो दिखाई दे रही हैं और साथ में हमको आपने दिखाया वो जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को वहां पर लाइन अप करके उनको ब्रीफ किया जा रहा है और साथ में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो मैं आपके लिए स्क्रीन को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं गैस कटर से जहां पर उस रॉड को काटकर बाहर निकाला गया है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये है सुरंग का मुहाना। इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये है सुरंग का मुहाना जहां से पूरी कवायद चल रही है, लेकिन यहां पर बैरिकेडिंग करके मीडिया को उस तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा यहीं से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि वहां और क्या चल रहा है। अभिषेक, वहां की गतिविधियां अभी जो आपने लास्ट नोटिस की, वहां की हलचल वो क्या थी सुरंग के मुहाने पर? देखिए सुरंग के मुहाने पे अचानक से गतिविधियों में थोड़ा सा बदलाव आया है। देखिए एसडीआरएफ अभी देखने को कहीं नजर नहीं आ रहा था और एसडीआरएफ लगातार वहां इकट्ठा हो गया है और लगातार मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कोई अंदर से ऐसी सूचना आने वाली है। देखिए अभी एक पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची है और निश्चित तौर पे ये अपने आप में कुछ नया संदेश लेकर आई है जो यहाँ पे एसडीआरएफ के पास खड़ी हो गई है। लगातार देखिए मैं कहूँगा कमलकांत जी से वो विजुअल दिखाएं। देखिए अंदर अब कोई और संदेश जा रहा है और संदेश वहाँ के अंदर जा रहा है। इससे कुछ आइडिया जरूर लगाना पड़ेगा कि निश्चित तौर पे देखिए गाड़ी अंदर करने की बात की जा रही है। लगातार गहमा गहमी है, लगातार अंदर बाहर की सिचुएशन अगर हम देखें तो आने वाले समय में दिनेश जी कोई बड़ी खबर जल्दी सुनने को मिलेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे हमारे सोर्स बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 6 साढ़े 6 बजे के आसपास इस पूरे मामले में बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। तो आज दिनेश जी इंतज़ार लगता है कि ख़त्म हो जाएगा। निश्चित तौर पर आज एक बड़ी खबर होने की संकेत बहुत हद तक मिल रहे हैं। अगर अब आप पहचानने लगे होंगे इन गाड़ियों की आवाजाही से कि ये गाड़ी किस डिपार्टमेंट की है जो मूव कर रही है, क्या आपको पहचानने को क्या समझ में आ रहा है? ये क्या डिजास्टर रिलीफ फोर्स से जुड़ी हुई गाड़ी है? किसकी गाड़ी है ये? एसडीआरएफ के जवान को दिखाना चाहिए। देखिए ये गाड़ी जो समझ में आ रही है ये मुझे जिला प्रशासन की गाड़ी नज़र आ रही है। जो जिला प्रशासन के इसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, पहले वो अंदर गए बात करने, अब उस गाड़ी को अंदर ले जाया जा रहा है। ये अपने आप में कई चीज़ें, अभी थोड़ा सा अपडेट आने दीजिए दिनेश जी। अंदर जाने के बाद कुछ अपडेट पता चलेगा तो मैं आपसे तुरंत शेयर करूँगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं, तब तक वो दिखाने के बाद मैं आपके पास वापस लौटता हूं और उसके बाद नवीन सर के पास ले चलूंगा जो कि एनडीआरएफ से जुड़े रहे हैं, उसके डीआईजी रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। यहां पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं टनल हादसा अपडेट
3 बजे की जो मैं आपको बता रहा हूं, टनल में ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम थोड़ी देर के लिए रुका, ऐसा बताया जा रहा है। ये जो ऑगर मशीन के सामने फिर से रुकावट की चर्चा की जा रही है। अभी रुकावट किस तरीके की है, क्या फिर से इसी तरीके का कोई आयरन स्ट्रक्चर आ गया है, क्या हुआ है? आज सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 1.25 मीटर के आसपास ही ड्रिलिंग हो पाई है। आज इतनी कम ड्रिलिंग क्यों? क्या ये ऑब्स्टेकल बार बार आ रहे हैं? क्या ये वो हिस्सा है जहां कुछ दूर में, थोड़ी दूर में, ये आयरन फ्रेमिंग की वजह से, ये जो फ्रेमिंग की गई होगी आयरन स्ट्रक्चर से, वो कोलैप्स होने के बाद नीचे पड़े हुए हैं और इसलिए ड्रिलिंग में दिक्कत हो रही है? क्या ऑगर मशीन के सामने ये जो रुकावटें आ रही हैं, क्या इन रुकावटों की वजह से, या फिर वो जो 800 mm का पाइप था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि जब पहले रुकावट आई तो पाइप का अगला हिस्सा थोड़ा सा डैमेज हुआ था और उसको फिर ठीक करके अंदर की तरफ इंसर्शन उसका होना था, क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है? ये किस वजह से ऐसा हुआ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्यों 1.25 मीटर के आसपास ही ड्रिलिंग हुई है? क्योंकि 50 मीटर में अगर ये ऑब्स्टेकल सामने आया था आयरन स्ट्रक्चर का, तो उसके बाद 12 मीटर बचते हैं, और अगर आप इसमें 1.25 मीटर ये और जोड़ देते हैं तो जाहिर है फिर भी 10 मीटर के आसपास की ड्रिलिंग अब भी बचती है। तो ये 10 मीटर की ड्रिलिंग क्यों बची हुई है? ये उस हिसाब से अगर आप देखते हैं कि एक बार आयरन ऑब्स्टेकल, क्योंकि मॉर्निंग में ये खबर आई थी, दिन में ये खबर आई थी कि ये रुकावट जो है, लोहे के स्ट्रक्चर की रुकावट, इसको दूर कर लिया गया है, तो फिर ये देरी क्यों? नवीन सर, मैं आपके पास आता हूं। ये वैसे ये क्योंकि उस मलबे में कहां पर लोहा है, कहां पर नॉर्मल मलबा है, कहां पर कड़ा मलबा है, कंक्रीट है, ये जानना आसान नहीं है, लेकिन ये 1.25 मीटर तो सर अंदाजे से कुछ ज्यादा ही कम है। देखिए, ये तो हम लोग अंदाज लगा रहे हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली लोग हैं वहाँ पर फील्ड में, वो इसको बेटर जानते हैं कितनी तकलीफ हो रही होगी उनको, क्योंकि मशीन, देखिए, ज़्यादा मशीन पे लोड नहीं ले सकते, बहुत लंबे पाइप को ये जो है प्रेशर दे रही है, और इसके अंदर क्या है कि वो जो कंक्रीट का और मोटे सरिये का मलबा गिरा है वो उसको जगह जगह ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसको भी काटा जा रहा है, और बड़ा केयरफुली अभी हमारा हर स्टेप थोड़ा स्लो होगा और केयरफुली होगा। अभी इस टाइम में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, नहीं तो हम मशीन को डैमेज कर बैठेंगे। अगर मशीन डैमेज हो गई फिर ये एक लंबे टाइम के लिए रिपेयरिंग, ये वो सब दुनिया भर का, फिर दोबारा से ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए बेटर है थोड़ा पेशेंसली चलें और उसको सर्वे करते हुए धीरे धीरे। कोई बात, ये कह रहे हैं कि अब यहां से हमको और एहतियात के साथ आगे बढ़ना है और जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं कर बैठना है कि अभी तक जो हमने मेहनत की है और उसमें कामयाबी पाई है वो सब पर पानी फेर लें। जरा यहां पर देखिए हमारे सहयोगी अनुराग आपको क्या बता रहे हैं रेस्क्यू प्लान के संदर्भ में। ये इंफॉर्मेशन मिस मत कीजिएगा। तो पूरा देश आज जिस बात का इंतजार कर रहा है वो ये है कि आखिर कब वो 40 जिंदगियां उस सुरंग से बाहर आएंगी जो पिछले 12 दिनों से उस सुरंग में फंसी हुई थी। एक एक करके सारे श्रमिकों को बाहर आना है, लेकिन उसके लिए तैयारियां क्या की गई है। देखिए, इन 12 दिनों में कई चरणों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, कई मौकों पर रेस्क्यू टीम को निराशा भी हाथ लगी, लेकिन आज आखिरकार वो दिन है जब एक एक करके सारे श्रमिक जो है वो बाहर आएंगे। मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि वो पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है जिससे ये श्रमिक जो है वो सुरंग के अंदर जो फंसे हुए थे वो बाहर आने वाले हैं। मेरे ठीक पीछे आप ये जो ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, देखिए बहुत आसान शब्दों में आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जो प्रक्रिया थी वो बहुत जटिल थी। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होगा कि ये जो श्रमिक हैं वो बाहर आ जाएंगे एक बार। कैसे बाहर आने वाले मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने वाला हूं। देखिए शुरुआत कहां से हुई, ये सिलक्यारा टनल का वो हिस्सा देख रहे हैं आप जहां से ड्रिलिंग की गई, ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, जिसके बाद लगातार वो जो मलबा गिरा हुआ था उसे काट कर एक रास्ता बनाया गया। रास्ते बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो इस पाइप की थी, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पाइप, ये रेस्क्यू पाइप आप जो ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये रेस्क्यू पाइप जिसकी सबसे बड़ी भूमिका थी रास्ता बनाने में। ये पाइप बिछाने में काफी दिन लगे रेस्क्यू टीमों को, और आखिरकार ये पाइप बिछाकर अब वो वक्त आ चुका है जब एक एक करके तमाम श्रमिकों को निकाला जाएगा। देखिए ये पाइप से रास्ता बना दिया गया है, लेकिन वो ट्रैप जोन, उस पर नजर डालिए, वहां पर सारी जो 41 जाने हैं वो फंसी हुई हैं, और ये जो जाने हैं एक एक करके बाहर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं प्रक्रिया क्या रहने वाली है। देखिए ये जो पूरी टनल बनकर अगर तैयार हो चुकी तो यहां से जो लोग हैं वो एक एक करके बाहर आने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो रेस्क्यू टीम है वो खुद अंदर जाएगी, क्योंकि ये पाइप जो हैं ये साइज में 900 mm के हैं, फिर 800 mm के और 700 mm के, ये क्रमशः इस तरीके से लगाए गए। तो जो रेस्क्यू टीम है वो खुद क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए अंदर जाएगी, क्योंकि एनडीआरएफ के जवान होंगे रेस्क्यू टीमों में, ट्रेन प्रोफेशनल्स होंगे, तो वो जानते हैं कि इस तरह की रेस्क्यू पाइप से कैसे अंदर दाखिल होना है। वो पहले अंदर जाएंगे, वहां की स्थितियों को, वहां के हालात को समझेंगे, उसके बाद हो सकता है कि मजदूरों से कुछ देर बात करें वो,
फिर उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। ये आप देखिए मेरे ठीक पीछे ये जो आप विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे एक एक करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर जाने के बाद टीम इस बात को भांपेगी कि वहां की परिस्थितियां क्या है, और उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी जब श्रमिक जो है वो बाहर आएंगे। मेरे ठीक उस तरफ जो आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हैं, वहां से श्रमिक एक एक करके बाहर ला रहे हैं। देखिए वहां जाने के बाद जिसको जरूरत होगी उसे स्ट्रेचर के माध्यम से बाहर ले जाया जाएगा। जो श्रमिक खुद निकल सकते हैं वो क्रॉल करते हुए इन पाइप्स के माध्यम से बाहर निकलेंगे, और सबसे आखिर में एनडीआरएफ के जवान, रेस्क्यू टीमों के जवान निकलेंगे, ये सुनिश्चित करने के बाद कि कहीं कोई पैनिक तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत में तो नहीं। ये जाने के बाद उन्हें ये देखना पड़ेगा कि मेंटल स्थिति क्या है, हेल्थ ग्राउंड क्या है, और उसके बाद जब सारे श्रमिक बाहर होंगे तब उसके बाद कहीं जाकर एक एक एनडीआरएफ का जवान, रेस्क्यू टीम के जवान जो है वो बाहर आएंगे। ये पूरा प्रोफार्मा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन आपको बहुत आसान शब्दों में समझा रहा है कि कैसे ये जो पूरी प्रक्रिया इवैक्यूएशन की, मजदूरों की, वो पूरी होने वाली है। तो ये आपको अनुराग ने बताया कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाएगा। हालांकि यहाँ जब हम यहाँ आप जानते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इस पूरे घटनाक्रम का, तो वो बड़ी सुरंग जो आप देख रहे हैं उसमें इतनी जगह नहीं होगी, उसमें क्रॉल करके जाना होगा, स्ट्रेचर जो है वो उसमें स्केट्स लगाकर निकालना होगा लोगों को। लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये होने कैसे वाला है। अब मैं जरा आपको ये बता देता हूं कि जो अलग अलग लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी भूमिका क्या है। पिछले 12 दिन से मजदूरों को सुरंग से निकालने के लिए जद्दोजहद चल रही है। यहां पर देखिए अलग अलग लोगों के, प्रधानमंत्री तो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और उनके मॉनिटर करने की वजह से ये जो रेस्क्यू है ये अलग ही रफ्तार और डायनेमिज्म के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार से संपर्क, पीएमओ यहां निगरानी कर रहा है, और एयर फोर्स को एक्टिव मोड में रखा गया है। जरूरी मशीनें जैसा हमने आपको बताया अंडरफ्लंग करके वहां पहुंचाई गई हैं, एयरलिफ्ट कराई गई हैं। सीएम पुष्कर धामी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, 24 घंटे रेस्क्यू के काम की निगरानी वो खुद कर रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से मदद भेजी जा रही है, और मौके पर जाकर न सिर्फ मदद भेजी जा रही है बल्कि खुद वहां मौजूद हैं, बात कर रहे हैं, पीड़ित परिवारों से बात कर रहे हैं, और वहां जो अंदर जो श्रमिक हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं घबराइए मत, मैं यहीं मौजूद हूं और मैं इसकी निगरानी कर रहा हूं। हादसे के बाद से ही मौके पर मौजूद और रेस्क्यू के काम की खुद निगरानी। अब देखिए जरा भास्कर खुलबे पीएमओ की तरफ से, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ये पीएमओ और वहां रेस्क्यू के लिए जो तमाम टीम्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं और कमाल का काम कर रहे हैं। और वहां पर होने वाले हर एक डेवलपमेंट की जानकारी फिर पीएमओ को दे रहे हैं। आप देखिए जरा यहां टनल रेस्क्यू टीम, आरबीएनएल, टीएचडीसी, ओएनजीसी की टीम जो लगी हुई है, 24 घंटे ये रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं, और फॉरेन एक्सपर्ट भी रेस्क्यू के काम में इनकी मदद कर रहे हैं। 5 प्लान्स पर एक साथ काम किया जा रहा था, इसलिए सबका एक साथ जुटकर मिलकर काम करना जरूरी था। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स, इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के वो अध्यक्ष हैं। रेस्क्यू टीम के लिए प्लान उन्होंने तैयार किया, किस तरीके से इसको अंजाम दिया जाना है, कैसे इसको फ्लॉलेसली किया जा सकता है, वो भी उन्होंने बताया। और यहां पर आप इन तमाम लोगों की भूमिका, हर कोई अपनी अपनी भूमिका को निभा रहा है। यहां पर जो चेहरे आपको मैंने दिखाए इनमें से हर किसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।